जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है हिस्ट्री का। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री का हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं। आते आते हम पहुंच गए हैं कुड़िंद वंश में। कुड़िंद वंश को हम कवर कर रहे थे। कल हम कुड़िंद वंश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। कुड़िंद वंश की मुद्राएं हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम और कल हम कुड़िंद वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है करके उसके स्रोत को देख रहे थे, जिसमें से पुरातात्विक स्रोत को मैं कवर कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साहित्यिक स्रोत में। कुड़िंद वंश की साहित्यिक स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो ध्यान से आप देखिएगा इस क्लास को। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मेनली मिलते कहाँ से है, मतलब कहाँ साहित्य मतलब होता क्या, यानी कि जो हमारे साहित्य में या पुराने कोई हमें ग्रंथ होते हैं उनमें जो लिखा गया हो किसी वंश के बारे में या कुड़िंद वंश के बारे में लिखा गया है, उन्हीं को हम बोलते हैं साहित्यिक ग्रंथ है। तो स्टार्ट करते हैं कि जो साहित्यिक ग्रंथ है कौन कौन से में जिसमें कुड़िंद वंश की जानकारी मिलते हैं। मेनली ये 3 ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। नंबर 1 है महाभारत, ठीक है। नंबर 2 है अष्टाध्यायी। ये मैंने आपको उत्तराखंड में वो भी उसमें भी जो उत्तराखंड के स्रोत मिलते हैं उसमें भी मैं ये आपको कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये कवर करना है। और जो मैंने उसमें स्रोत करवाए थे वो मैंने पूरे उत्तराखंड की हिस्ट्री के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं करके उसके बारे में था। और ये एक इंडिविजुअल टॉपिक यानी कि कुड़िंद वंश की स्थापना मतलब कि स्रोत कहाँ से आए हैं इसके बारे में है। तो इसलिए अब ये स्रोत में कंफ्यूज मत होना। फिर अब महाभारत हो गया अष्टदय। एक है टॉलमी की जियोग्राफी का। टॉलमी, इसकी बुक का नाम क्या है, जियोग्राफिका। इस बुक में इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में जो मिलता है, महाभारत में बहुत से पर्व हैं, 18 पर्व होते हैं। किसी पर्व में क्या कहा गया है, किसी पर्व में क्या कहा गया है। तो मेनली महाभारत में आपको इतना याद करना है, कुड़िंद वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाभारत में जो कुड़िंद वंश होता है उनको द्विज या फिर द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। द्विज या फिर द्विज श्रेष्ठ। नॉर्मल राजा होगा उसको द्विज बोला जाता है, जबकि जो थोड़ा बड़ा राजा होगा उसको द्विज श्रेष्ठ बोला जाता है। श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो महाभारत के और वन पर्व में भी उत्तर इस पर बहुत जानकारी मिलती है। जो पुलिंद राजा और जो सुबाहु था, सुबाहु राजा था जिसने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था, वो भी उसकी जानकारी हमें वन पर्व में मिलती है, ठीक है। और जो महाभारत के सभा पर्व में पूरे उत्तराखंड की जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो सभा पर्व भी याद करना, वन पर्व भी याद करना। और भी मैंने जो पर्व है उसमें मैंने पहले क्लास में आपको कवर करवा रखे हैं। तो ये हमें उत्तराखंड की जानकारी यहाँ से मिलती है। द्विज, द्विज श्रेष्ठ ये कहा गया है। बात आती है अष्टाध्यायी या पाणिनि की। अब पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। मैं इससे पहले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है इसमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें भी मिलती है जानकारी। अब उस समय ये हमें आज हमें पता है ना कि उत्तराखंड राज्य इतना बन गया है करके। जब ये हाँ उत्तराखंड था तो हमें पता थोड़ा था कि उत्तराखंड इतना ही होगा करके। तब उत्तराखंड कोई इलाका ऐसा है जो उत्तराखंड के में शामिल है, कोई नहीं है। जैसे यूपी का सहारनपुर एरिया वो पहले किसी एरिया में आने वाला है, ठीक है। और जो हिमाचल का एरिया हल्का फुल्का वो भी उत्तराखंड में शामिल होता था उस समय, जो पहले की बात है, ठीक है। धीरे धीरे फिर आज हमारे जो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को होता है। आज जो उत्तराखंड ये 13 जिलों से मिलकर बना है। उस समय उत्तराखंड थोड़ा और एक्स्ट्रा था। आज लोग आते थे, राज करते थे, जाते रहते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टॉलमी की जियोग्राफी का। अब टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने भी इतिहासकार ने भी इसने भी कहा था कि जो उत्तराखंड की जानकारी इसकी किताबों में हमें देखने को मिलती है। कुछ बातें हैं इसकी जिसमें हमें पता चलता है कि जो टॉलमी ने उत्तराखंड के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं जो इसमें कुलिंद वंश की वंशावली, यानी कि किसके बाद कौन सा राजा आया करके। अब हमें प्रॉपर क्रम तो शायद मिले या ना मिले, लेकिन हाँ कोई राजा होगा जैसे अमोघ है कुलिंद वंश का सबसे
शक्तिशाली राजा कौन है? अमोघ भूति। ठीक है, इसलिए हम इसमें जो भी राजा आते हैं उन राजाओं को आपको कवर करवा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुड़िंद वंशावली की। कुड़िंद वंशावली के बारे में देखते हैं। कुड़िंद वंशावली, मेनली कुड़िंद वंशावली को हम 3 भागों में बांटते हैं। जैसे नॉर्मल इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, वैसे ही कुड़िंद कालीन को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है उषा कालीन, कुड़िंद। ठीक है, उषा कालीन नॉर्मल लिखा हूं। नंबर 2 पे आता है मध्यकालीन कुड़िंद, और नंबर 3 पे आता है परवर्ती कालीन कुड़िंद। अब इनका थोड़ा एरा हम देख लेते हैं। ये था 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक। ठीक है, और दूसरा जो ये काल था ये था 500 बीसी से लेकर 300 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो ये तीसरा था ये था 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक। तो इसमें कितने साल आएंगे? 300, 300, 600। ठीक है, तो 600 ईयर इसमें आएंगे। उषाकालीन, मध्यकालीन और परवर्ती कालीन राज्य है। अब उषाकालीन या मेनली 1000 बीसी से 500 बीसी तक है। अब इसमें हमें उत्तराखंड में जो भी कुड़िंद वंश है, ये वंश उस समय का है जब महाभारत कालीन में उस समय की बात करता है। ठीक है, जब महाभारत का यहाँ युद्ध चल रहा था तो उस समय जो आते हैं, जो राजा बनते हैं, उनकी बात इसमें करता है, और इसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है। यानी कि इनके राजाओं का नाम हमें किसी भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसमें इस राजाओं का हमें नाम मिलता हो, तो इसलिए हम उषाकालीन कुड़िंदों को नहीं पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे भी कैसे? जब हमारे पास नॉलेज होगी या जानकारी होगी तभी तो हम इसको पढ़ेंगे। हमारी बुक्स में कहीं दिया गया ही नहीं है जो उषाकालीन कुड़िंद है वो कहाँ तक सीमित है करके। ठीक है, तो बात करेंगे जो दूसरे नंबर है मध्यकालीन। इनकी जानकारी भी हमें कहीं कहीं किताबों में मिलती है, कहीं कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, तो इनका भी हमें उतना कंफर्म नहीं है, तो इसको भी बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मेनली हम बात करते हैं परवर्ती कालीन कुड़िंद, जिसमें राजा अमोघ भूति बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कुछ राजाओं हैं जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग उसको देखना। कुछ कुड़िंद कालीन परवर्ती राजा है जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। इनका कर्म भी इस तरीके से होगा। सबसे पहले विषदेव राजा बनता है। ठीक है, फिर अग्रराज, इसका कंफर्म नहीं है कि यही बना करके, बस आप याद करना। फिर अग्रराज बनता है, उसके बाद धनभूति, फिर बादपाल, फिर बनता है बागपाल होगा। ठीक है, बागपाल, फिर है मगभतस, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, धनभूति 2, बलभूति, अमोघ भूति। मेनली बस आपको यही याद याद पढ़ना है। छत्रेश्वर, भानु और रावण, इन दोनों का भी हमें उल्लेख मिलता है। ये 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अमोघ भूति और ये 3। तो ये राजाओं के नाम आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको पढ़ना है अमोघ भूति। अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके नाम की हमें क्या मिलती है? मुद्राएं मिलती हैं। अब उस समय हम इसलिए अंदाजा लगाते हैं कि सबसे पावरफुल ये होगा करके, क्योंकि उस समय जो किसी भी राजा के नाम पर कोई मुद्रा नहीं थी, लेकिन जो पहला राजा मिला जिसके नाम पर हमें मुद्राएं मिली वो था अमोघ भूति। ठीक है, तो अमोघ भूति ने अपने नाम के सिक्के जारी किए, इसलिए हम कहते हैं जो अमोघ भूति होगा वो सबसे पावरफुल राजा होगा। ठीक है, तो अमोघ भूति ने क्या किया था? इसने बहुत युद्ध किए थे। इसने कहते हैं कि इसने बहुत पावरफुल राजा था। ठीक है, यहाँ तक इनकी जो गाड़ी एकदम अच्छे से चलती है, ये यहाँ तक बढ़िया करके शासन कर रहे थे। धीरे धीरे करके फिर उत्तराखंड में कुषाण और शक आने लग गए। कुषाण और शक जब आने लग गए तो इनकी शक्ति कम होने लग गई। जो अमोघ भूति पावरफुल राजा, जैसे ही अमोघ भूति अपनी गद्दी से उतरता है, उसके बाद जो गद्दी में बैठता है वो बैठता है छत्रेश्वर। अब जैसे ये छत्रेश्वर और भानु और रावण, इन तीनों का शासन काल आता है, तो इसके समय क्या होता है? जो कुड़िंद काल था वो काफी कमजोर, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है।
जब कुड़िंद बहुत कमजोर हो जाते हैं तो धीरे धीरे शक और कुषाण क्या करते हैं, इन पर आक्रमण करते हैं और इनको यहाँ से खदेड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तो भाग भाग जाते हैं यहाँ से, कुछ लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड के कुछ एरिया में रहने लगते हैं, जैसे टिहरी में, अल्मोड़ा में और हरिद्वार से तो सब भगा, जैसे टिहरी अल्मोड़ा के पहाड़ी राज्यों में रहने लग गए। साइड साइड धीरे धीरे कोई पिथौरागढ़ मुंशियारी साइड यहाँ ये लोग रहने लग गए, क्योंकि यहाँ क्या था, पहाड़ी एरिया था और पहाड़ी एरिया में कुड़िंद को हराना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए जो कुषाण और शक थे वो आए थे बाहर से, इसलिए उन्होंने वो क्या कर पाए, कुड़िंद पर जो मैदानी एरिया में था कुड़िंद को उसने भगा दिया था, जो तराई का एरिया था वहां से कुड़िंद को भगा दिया था, लेकिन कुड़िंद को वो जो पहाड़ी एरिया है वहां से नहीं खदेड़ पाए और वहां वो लोग, उनकी जरूरत भी उतनी नहीं थी। अब वो लोग पहाड़ी एरिया में जाएंगे क्यों, क्योंकि वहां ज्यादा उतना अच्छा है नहीं था, उतना अच्छा विकास वहां मिलता नहीं था। मेनली उन्हें फायदा हो जाता तराई क्षेत्र से, और तराई क्षेत्र पर तो वो कब्जा कर चुके थे, इसलिए वो लोग पहाड़ी एरिया में जाते भी नहीं है। और कभी हल्के फुल्के कभी आक्रमण हुए तो पहाड़ी एरिया में कुड़िंद को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन लोगों ने पहाड़ी एरिया पूरा देखा हुआ था। तो इसलिए कुड़िंद लोग कहाँ रह गए, जो पहाड़ी है, उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया है वहां रहने लग गए। ठीक है, तो ये हमने कुड़िंद वंश की क्या करा देखा, ये वंशावली हमने देख ली। इसकी हमने जैसे पहले विषदेव, फिर अग्रराज, धनभूति, बागपाल, मगभतस, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, धनभूति, बलभूति, अमोघभूति, छत्रेश्वर और रावण और भानु। जो टिहरी से रावण और भानु, इन दो राजाओं का हमें नाम मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको एक बताया था इससे पहले, जो आपको स्रोत बताए थे, उन स्रोत में शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी, उन मुद्राओं में इनका नाम हमें उल्लेखित मिलता है। शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, इन राजाओं का नाम हमें उल्लेखित वहां पर मिलता है। ठीक है, तो ये था कुड़िंद वंश का इतिहास। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो कुड़िंद को यहाँ से सफाया हो चुका है, कुड़िंद लोग सीधे सीधे जा चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड ये एक ऐसा मैप है, यहाँ पर उत्तराखंड को आप देख सकते हैं ध्यान से, ये है उत्तराखंड का मैप। अब ये एरिया जो मेन होता है, ये तराई का एरिया होता है, ये एरिया जो ये एरिया होता है एकदम तराई का एरिया है। तो यहाँ नैनीताल एरिया, इतना एरिया उत्तराखंड में पूरा तराई का एरिया होता है। ठीक है, और ये एरिया होता है एकदम पहाड़ी एरिया। अब यहाँ से जो मेनली जो राजा आने वाला, जो भी युद्ध करेगा, वो आने वाला यहाँ से देहरादून से एंटर करेगा या करेगा हरिद्वार से एंटर करेगा। तो ये एरिया को अपना कब्जा ले लेता है, इस एरिया को पूरा अच्छे तरीके से कब्जा लेता था। उन्हें धीरे धीरे करके इन कुड़िंदों को यहाँ खदेड़ दिया। तो और कुड़िंदा अब कोई यहाँ बसने लगा, कोई ये अल्मोड़ा, कोई नैनीताल, कोई ये चमोली, कोई पिथौरागढ़, इन एरिया में इनको खदेड़ दिया गया। धीरे धीरे इनको एक ऐसे यहाँ पर लास्ट एरिया में यहाँ तक खदेड़ दिया गया। कुड़िंद यहाँ पर अपना शासन करते रहते हैं, धीरे धीरे इनका युग में चलते रहता है, यहाँ से ये लोग अपना शासन करते रहते हैं, सब कुषाण यहाँ आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद की क्लास में जो कुड़िंद के बाद जो राजा आते हैं, उनका सब कुषाण कैसे आया करके उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज आपको कुड़िंद समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो कुड़िंद की वंशावली हम समझ चुके हैं, कुड़िंद वंश पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।